नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे अप्रैल 2019 का जो एंड सेमेस्टर पेपर था, उसके प्रैक्टिकल सम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अप्रैल 2019 का जो आपका पेपर है, वो पेपर आपके पास अगर नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक में, आप बिलो में लिंक दे रखा है, आप उसके अंदर से वो पेपर डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। सो यहाँ पे हम सबसे पहले थियरिकल पोर्शन यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। जो प्रैक्टिकल सम्स है, क्वेश्चन 3A के अंदर सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रखा है, आपको बोला गया है कि यहाँ पे नेट असेट्स और गिवन बिलो सब कुछ दे रखा है, आपको उसका रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए बना के रखना है। तो पब्लिकेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट सेगमेंट रिपोर्ट आपको बना के देना है। तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 3A का है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स टोटल बनाना है, कॉलम्स। जो डिपार्टमेंटल कॉलम्स है वो तीनों के तीनों डिपार्टमेंट के कॉलम्स। इंटरसेट है या फिर इंट्रा है या फिर इंटर है, वो आपको बनाना है, और टोटल का कॉलम बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर जो मेंशन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो सेल्स सारी चीजें का दे रखा है यहाँ पे, वो सेल्स को हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम डोमेस्टिक सेल्स लेते हैं। तो डोमेस्टिक सेल्स हमारे पास 90 दे रखा है सिर्फ। यहाँ पे सेल्स एरिया बी का, यानी डिवीजन ए के बात कर रहे हैं, तो डिवीजन ए का जो है उसमें आपको दे रखा है। तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक्सटर्नल सेल्स दे रखा है 90। फिर एक्सपोर्ट सेल्स दे रखा है सबका, कि डिवीजन ए का जो एक्सपोर्ट सेल्स है 6135, 6135। बी का जो है 300 है, और सी का जो है 270 है। तो तीनों के तीनों चीज यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, 6135, 300 एंड 270। ओके। इसका अगर हम टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंट्रा में 6705। ओके। इसके बाद हम यहाँ पे इंटर स्टेट की बात करेंगे। तो इंटर स्टेट के लिए आपको अंदर मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आप देखो, ये मेंशन किया है कि एक डिवीजन दूसरे डिवीजन में जब बेचता है तो उसे इंटर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, सेक्शन ये सेल्स टू बी दे रखा है, यहाँ सेल्स टू सी दे रखा है। तो वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सेक्शन बी का जो हमारे पास है, ये 4575 और ये 45 दोनों मेंशन किया हुआ है। तो वो दोनों की दोनों चीज यहाँ पे लिख लेंगे, और इसका टोटल करके हम लिख देंगे इंटर में 4620। अब बात करेंगे टोटल की। तो ये हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल का टोटल मिला के 10,800 हो गया। बी का भी हम इसी तरह से कर रहे हैं। बी का तीनों का 300 प्लस 45, दैट इज 345। और इसके हिसाब से हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 90 और 6705 का 6795, और बाकी का जो यहाँ पे बनता था 4620। और इन दोनों का टोटल मिला के आपके पास जो आता है वो 11,415। अच्छा। इसके ये हो गया आपका सेल्स। सबसे जो पहला पोर्शन आपके पास यहाँ पे बनता है, वो आपका सेल्स वाला बनता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, ये फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद बात है करते हैं ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के बारे में आपको लिए नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे 240, 30 एंड 12। 12 का लॉस दिखा रहा है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 240, 30 एंड 12। तो 240 प्लस 30 दैट इज 270, और 270 में से हम 12 माइनस कर लेंगे तो 258 हो जाएगा। सो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमने दे रखा है क्वेश्चन में, वो लिख दिया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा है रीएलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का खर्चा है 72, 36, 36। तो 36 प्लस 36 हो जाएगा 72, और प्लस 72 दैट इज 144। तो 144 आपके पास हो जाएगा। तो ये 144 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो 258 में से हम 144 माइनस करेंगे, तो 144 माइनस लिखना है। अच्छा, उसके बाद एक और भी एक्सपेंस है हमारे पास, इंटरेस्ट कॉस्ट। 6 प्लस 8 प्लस 2, 8 प्लस 2, तो 10 और 6 मिला के टोटल 16 हो रहा है। तो हमने ये 16 इंटरेस्ट कॉस्ट भी यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 258 में से 144 माइनस करेंगे, और 16 माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा 98। ओके। तो हम ये दोनों एक्सपेंसेस को इनकम में से माइनस कर रहे हैं। तो इसको आप ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हो इस तरह से, क्योंकि ये हम माइनस कर रहे हैं तो उसको हम माइनस कर लेंगे, 16 को भी माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे
144 को भी माइनस कर लेंगे तो आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि होता है 98। अब इसी तरह से हम असेट्स की बात करें तो असेट्स में देखो यहाँ पे फिक्स असेट्स और नॉन करंट असेट्स दे रखा है। तो ये फिक्स असेट्स और नॉन करंट असेट्स का हमें टोटल करना है। फिक्स असेट्स हमें दे रखी है, तो ये फिक्स असेट्स और नॉन करंट असेट्स दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो 300 प्लस 180, 60 प्लस 60 एंड 180 प्लस 135। तो ये तीनों का जो आपका फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स मेंशन किया हुआ है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। दैट इज टोटल असेट्स 480, 120 एंड 315। इसका टोटल हो जाता है 950। और हेड ऑफिस का जो एक्सपेंस आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आपका 75 प्लस 72 बन रहा है। ये आपकी असेट्स आपको क्या करनी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 147 लिख देना है। तो ये आपकी टोटल असेट्स हो जाएगी 915 प्लस 147, दैट इज 1062। इसी तरह से लायबिलिटी का भी करना है। तो लायबिलिटी आपके पास नीचे दे रखी है 30, 15, 180 और हेड ऑफिस का 57 है। तो हमने उसी तरह से यहाँ पे 30, 15, 180 का टोटल 225 और हेड ऑफिस लायबिलिटी 57, इन दोनों को टोटल करके हमने 282 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसके अंदर ये स्टेटमेंट बना के आपको सिर्फ छोड़ देना है। तो ये आपका पूरा आंसर है, तो ये कितना क्वेश्चन आपको जो पूछा गया, राइट। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये। अच्छा, उसके 3B के अंदर आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की यहाँ पे बात चल रही है, जो AS25 के अंदर आता है। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास यहाँ हमने पूरा क्वेश्चन ले लिया है कि SDN लिमिटेड जो है, वो SDN लिमिटेड यहाँ पे ने अकाउंटिंग ईयर जो 30 सितंबर का आता है, रिपोर्टिंग क्वार्टरली रिपोर्ट कर रहा है। और फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स एंडेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, सो अकाउंटिंग फॉर द बिगिनिंग ऑन द 110, ये इसका साल जो होता है कंपनी का वो 110 से शुरू हो रहा है, 110 टू 30/9/2018। ओके, तो थोड़ा ऑड अकाउंटिंग ईयर है यहाँ। तो उसके हिसाब से हर एक क्वार्टर का इसकी इनकम दे रखी है, चारों क्वार्टर की इनकम 600 लाख रुपए दे रखी है, और कुल मिला के आपको 2400 लाख रुपए का इनकम दे रखा है। हमें ऐसा क्वेश्चन किया गया है कि यहाँ पे 31 मार्च 2018 जो गवर्नमेंट का जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है एज पर टैक्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी, वो 30% हो रहा है और 2019 में 40% हो रहा है। तो आपको सिर्फ टैक्स हर एक क्वार्टर का काउंट करके देना है। तो फर्स्ट क्वार्टर जो हमें यहाँ पे बता रहा था कि भाई 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो 110 से शुरू होगा और 31 दिसंबर को खत्म होगा, जो कि अकाउंटिंग ईयर बनता है 2017-18। और 17-18 का मतलब होता है ये जो एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 है, तो उसके अंदर आपका 30% है, तो 600 लाख की आपकी इनकम के ऊपर 30% टैक्स लगेगा, दैट इज 180 लाख। अच्छा, सेकेंड एंडिंग क्वार्टर आपका 31 मार्च को खत्म हो रहा है। सो क्वार्टर एंडिंग 2 जो है आपके पास 31 मार्च, वो लिखा है जनवरी से स्टार्ट होकर मार्च में खत्म होगा, वो भी 2017-18 में आएगा। उसके ऊपर भी हम 30% टैक्स लगाएंगे 600 लाख के ऊपर। लेकिन जब क्वार्टर ये आपका 36 को हो रहा है, 30/6 को, तो इसका मतलब हो रहा है 1/4 से शुरू होगा, 30/6 को खत्म होगा। तो ये हमारा फाइनेंशियल बन रहा है 2018-19। और 18-19 का हमारा जो टैक्स रेट है 40% बता रखा है, ईयर एंड डेट रखा है, तो 31 मार्च 2019 को जो एंड हो रहा है उसके लिए हमने 40% टैक्स रेट। तो यहाँ पे हम 40% और इसके बिलो वाले में भी हम 40%, यानी थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में 40% लगेगा। तो 600 का 40% अगर हम करेंगे तो 240 हो जाएगा। तो 240 आपका थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आपको टैक्स पे करना है, जबकि फर्स्ट और सेकेंड में आपके 30% के हिसाब से 180 लाख आपको पे करना है। तो ये एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, स्मूथ सा एग्जाम्पल है, इजीली हो सकता है। ओके, ऐसे ही और एक देखते हैं एग्जाम्पल्स जो इसके अंदर हमें इसके ऑप्शन में मिल जाता है। तो ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन 3A जो हमारे पास है वो हम देख लेते हैं। उसका ऑप्शन का है AS25 का ही है क्वेश्चन जो हमारे पास है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, NDP लिमिटेड रिपोर्टेड दैट द 12 लाख इज द क्वार्टर एंडेड ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर का जो आपका क्वार्टर कंप्लीट हो रहा है, यानी सेकेंड क्वार्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर आपका सेकेंड क्वार्टर होता है। तो 30 सितंबर में आपका जो खत्म हो रहा है उसके लिए आपको प्रॉफिट दे रखा है 12 लाख। आप बोल रहे हैं कि इसमें कुछ गलती वगैरह हुई है, आप चेक कर लो और आपको उसको समझाना है कि भाई क्या करना है।
So dividend income 4 lakh is to be received in this quarter and has been recognized to the extent of 1 lakh only. आपने क्या हुआ है कि आपको डिविडेंड इनकम 4 लाख रुपीज मिल रही है ना, तो ये डिविडेंड इनकम जो आपकी 4 लाख रुपए है, वो उसमें से 1 लाख ही आपने एक्सटेंड ऑनली इसी क्वार्टर में आपने सिर्फ 1 लाख बताया है। तो एज पर हम क्वार्टरली प्रॉफिट लिखा जाए तो क्वार्टरली प्रॉफिट जो हमें दे रखा है 12 लाख, वो तो एज इट इज लिख लेते हैं। ओके, और उसके अंदर आप ऐड करेंगे, वापस से ऐड बैक करना है, क्योंकि हमें 4 लाख का प्रॉफिट है तो पूरे का पूरा 4 लाख इसी क्वार्टर में दिखाना होगा। हमने सिर्फ 1 लाख दिखाया हुआ है, तो हम बाकी का ऐड बैक कर देंगे। दिस करंट क्वार्टर इनकम शुड बी शोड फुल्ली इन दिस क्वार्टर, तो रिमेनिंग 3 लाख हम यहाँ पे वापस ऐड कर देंगे। सेकेंड जो है आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हो रहा है 90,000 रुपए इन 31st जुलाई। जुलाई का मतलब होता है हमारा सेकेंड क्वार्टर में आता है। was allocated equally in the second, third and fourth quarter in the financial year 18 में। तीनों क्वार्टर में 30,000 लिखा हुआ है ना। तो ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन भी कभी हमारे क्वार्टर में हो रहा है, सेकंड क्वार्टर में ही हो रहा है, तो पूरे का पूरा 90,000 ही हमें सेकंड क्वार्टर में दिखाना होगा। तो हमने 30, 30 और 30 यानी थर्ड क्वार्टर में 30,000 और फोर्थ क्वार्टर में जो 30,000 दिखा है यानी वो 60,000 रुपए वापस हमें इसी क्वार्टर में ऐड करना होगा, जो कि नहीं हुआ है, हम ये ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आंसर लिखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन एड बैक टू थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। ओके, जो वहां पे लिखा है तो वहां से हम यहाँ पे वापस ऐड बैक कर लेंगे जो थर्ड और फोर्थ में लिखा हुआ है, तो 60,000 यहाँ पे वापस ऐड कर देंगे। उसके बाद थर्ड पोर्शन है क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स लॉस ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंजिंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मेथड इन्होंने चेंज किया है, तो उसमें से क्या हुआ कि आपका 3 लाख रुपए का दैट इज रिकॉग्नाइज इन द सेकेंड क्वार्टर 3 लाख, उसमें से 1 लाख जो है वो प्रीवियस क्वार्टर का है ना। तो प्रीवियस क्वार्टर का लॉस आप प्रीवियस क्वार्टर में दिखाओ, ये क्वार्टर में नहीं दिखा सकते। तो लॉस हमने गलती से माइनस कर दिया है तो उसको हम वापस ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है दैट इज लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर शुड ऐड बैक टू दिस क्वार्टर, 1 लाख उसको भी ऐड कर देना पड़ेगा। और फोर्थ वाला जो है क्वेश्चन है कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया था फर्स्ट क्वार्टर में और उससे आपको 2 लाख रुपए का लॉस होगा। इट हैज बीन अप्रोच्ड इक्वली इन द ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर 2 लाख जो का लॉस है, अगर उसको चारों क्वार्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका हर एक क्वार्टर में 50,000 आएगा। तो आपने आपका ये सेकेंड क्वार्टर जो बन रहा है वो सेकेंड क्वार्टर के अंदर आपने 50,000 गलती से लिख लिया है लॉस, वो लॉस यहाँ पे नहीं दिखना है। पूरे का पूरा 2 लाख लॉस आपको कहाँ दिखाना है, फर्स्ट क्वार्टर में दिखाना है। तो यहाँ से निकाल देना पड़ेगा, लॉस निकाल रहे हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे दैट इज लॉस ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर शुड बी एडेड बैक टू दिस क्वार्टर, यानी 50। यानी कुल मिला के आपके जो प्रॉफिट था उसके अंदर हम जो सारा ऐड करेंगे तो आपका एज पर AS25 क्वार्टरली रिजल्ट जो बन रहा है वो AS25 के हिसाब से 17,10,000। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन AS25 का हमारे पास है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे रिपोर्टेबल सेगमेंट का क्वेश्चन है कि उसके साथ ही हमें यहाँ पे रिपोर्टेबल सेगमेंट बताया जाए। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट का क्वेश्चन क्या है कि आपको बोला गया कि यहाँ पे MNOPQR आपका अलग अलग रिपोर्ट सेगमेंट दे रखा है और हर एक सेगमेंट का यहाँ पे आपको रिजल्ट दे रखा है, सेगमेंट असेट, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रेवेन्यू। तो ये सारी चीज के हिसाब से आपको AS17 के हिसाब से आपको इसको आंसर देना है। तो आंसर देते हैं हम। तो ये 2007 एस पर 17 के हिसाब से देखा जाए तो हमें रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाना है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे हम एज पर द रिपोर्टेबल सेगमेंट AS17 के बारे में जब लिखेंगे तो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया जो बनता है वो है 10% और मोर ऑफ द सेगमेंट रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेबल सेगमेंट। ओके, 10% ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू। तो हम सेगमेंट रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हो, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू कितना बन रहा है 4,000। तो 4,000 का 10% कितना होता है बच्चों, 400, 400। तो 400 से ऊपर जिसका भी है यहाँ पे सेगमेंट रिपोर्ट और रेवेन्यू वो हम रिपोर्टेबल सेगमेंट में ले लेंगे। तो आप देख सकते हो कि एम का तो है, एन का भी है, ओ का भी है। 400 से नीचे पी का है तो वो नहीं लेंगे, क्यू का नहीं लेंगे। ओके, और आर का एग्जैक्टली 400 बन रहा है तो 10% और मोर है तो हमारे लिए MNO और आर रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। सो दैट इज द सेगमेंट MNO और आर। आज सेकेंड क्राइटेरिया जो हमारे पास है वो 10% और मोर ऑफ द सेगमेंट रिजल्ट्स। तो सेगमेंट रिजल्ट्स हमारे पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो आप कि यहाँ पे टोटल 400 लॉस दिखा रहा है। हम क्या करेंगे,
जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट है ओ पी और आर, इसका टोटल कर लेंगे। तो 320 40 प्लस 40 आपका 400 हो रहा है। और लॉस मेकिंग जो सेगमेंट है एम एन और क्यू, तो इनका अगर टोटल कर दे तो 200 प्लस 560 और 40। तो टोटल दोनों में से प्रॉफिट और लॉस में जिसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, सॉरी जिसका टोटल ज्यादा आ रहा है उसका हम 10% करेंगे। तो लॉस का ज्यादा आ रहा है, 800 का 10% होता है 80। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 10% ऑफ प्रॉफिटेबल और लॉसेबल, दैट इज विच एवर इज मोर। सो 800 होगा, उसका 10% होगा 80। सो 80 से ऊपर वाला जिसका भी आंसर है, जैसे कि एम का आंसर है 200, एन का आंसर है 560, ये 320 है ना, ये तीनों के तीनों हम ले लेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट में, दैट इज एम एंड ओ। तो एज पर द क्राइटेरिया ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, सेकेंड क्राइटेरिया के हिसाब से आता है एम एन। अच्छा, थर्ड क्वार्टर आता है आपका क्राइटेरिया, उसके अंदर 10% ऑफ सेगमेंट असेट्स देखा जाता है। तो टोटल सेगमेंट असेट्स हमारे पास कितनी है, 400 है। 400 का 10% होता है 40। तो 40 के हिसाब से देखा जाए तो 40 से ज्यादा वाले क्या है, तो एम एन ओ ही बनते हैं इसके अंदर भी, 200 और 100 और 40। तो उसका भी हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट बना दिया, एम एन ओ के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया। अब ये तीन क्राइटेरिया के बाद आता है 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू और एक्सटर्नल सेल्स शुड बी रिपोर्टेबल। तो हमें देखना पड़ेगा कि भी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना है कि हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन बनता है, एम एन ओ आर बनता है। तो एम एन ओ और एम एन ओ आर ये चार बताते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो सबका एम का होता है 20%। 20% कैसे आएगा बच्चा, तो यहाँ पे जो आपका 4000 है, और सो 800 डिवाइडेड बाई 4000, तो उसका परसेंटेज मिल जाएगा। एन का 1280 डिवाइड बाई 4000, तो उसका परसेंटेज मिल जाएगा। 800 डिवाइडेड बाई 4000, तो उसका 20% मिल रहा है। और आर का 400 डिवाइडेड बाई 4000, तो 10%। तो इन सबका अगर हमने टोटल कर लिया कि ये जो आपका 20 32 20 और आर का आपका बन रहा है, सो ये 10% होगा आपका, 20% नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आप टोटल करो कितना हो जाएगा, 32 प्लस 20 दैट इज 52। 52 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा 72, और 72 प्लस 10 तो 82। आपका यहाँ पे टोटल बन जाएगा 82। तो मोर देन 75% हो रहा है, तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट आएगा कि भी एम एन ओ और आर, और कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट का क्वेश्चन था। उसके बाद जो हम क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन हमने ऑप्शन के साथ कर लिए हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा है ईपीएस का क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 2 के अंदर क्वेश्चन 4A के अंदर हमें ईपीएस का क्वेश्चन दे रखा है। तो अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको द एसी लिमिटेड हैज एन 16 लाख नंबर ऑफ शेयर। अभी आपके पास 16 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक। और आपको बताया गया है कि आप डिबेंचर कन्वर्ट, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट कर रहे हो, डिबेंचर कन्वर्ट कर रहे हो, ओके, और टैक्स रेट 30% एप्लीकेबल। अभी आपके पास, कंपनी के पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। तो ये 1 करोड़ 20 लाख को हम 6 लाख 16 लाख से डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमें बेसिक ईपीएस मिल जाए। अच्छा, तो शुरुआत यहाँ पे सबसे बेसिक ईपीएस के फॉर्मूला से किया है कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज WANES। ओके, तो 1 करोड़ 20 लाख को 16 लाख से डिवाइड कर लिया, तो हमारा 7.5 बेसिक मिल गया, बेसिक ईपीएस। अब जो डिबेंचर और वो दे रखा है उसके हिसाब से देखा जाए तो हमें सबसे पहले कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, तो उसका इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा। तो 6 लाख कन्वर्टेबल हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपीज का एक है, तो 6 लैक्स इंटू 100, और उसका हम कितना इंटरेस्ट काउंट करेंगे, 8%। उसमें डीडीटी होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऐड होगा। तो देखते हैं यहाँ पे फॉर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैलकुलेशन कर दिया कि 6 लाख आपके पास प्रेफरेंस शेयर थे, 100 रुपीज ईच, उसका 8% के हिसाब से 48 लैक्स आपका प्रेफरेंस डिविडेंड बन रहा है। और 48 लैक्स का 16.22% हम डीडीटी ऐड करते हैं, तो 7,78,560 होगा। ओके, क्योंकि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने वाले हो, यानी आप उसको कन्वर्ट करे हो, तो आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बच जाएगा, इंटरेस्ट बचेगा, ऐसे ही आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बच जाएगा। तो हमें वो दोनों हमारा प्रॉफिट बढ़ा देगा। सो हमने दोनों का टोटल कर लिया है, 48 लैक्स इंटू 7,78,560। तो ये आपका टोटल हो गया। अच्छा, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को बोला है कि भी आपको 2 प्रेफरेंस शेयर के बदले में आपको एक इक्विटी शेयर मिलेगा।
यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर। एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में आपको 2 इक्विटी शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 6 लाख प्रेफरेंस शेयर थे, तो 12 लाख हो जाएंगे इक्विटी शेयर, डबल मिल रहा है उसका। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दैट इज 12 लाख। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल पीपीएस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये 55,78,560 को हमने क्या कर दिया, 12 लाख से डिवाइड कर लिया। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4.6488, जिसको हमने दो डिजिट में लिखना है तो 4.65। जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर का किया, इसी तरह से हम डिबेंचर का भी कर रहे हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट है हमारे पास 8 करोड़ रुपए के डिबेंचर थे, उसका 12% के हिसाब से देखा जाए तो 96 लाख आपका इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट के अंदर से आपको टैक्स हमेशा माइनस करना पड़ेगा। तो 96 लाख का 30% आपको टैक्स रेट दे रखा था, तो 28,80,000 रुपए का टैक्स माइनस करने के बाद आपकी अमाउंट बन जाएगी 67,20,000। तो 96 लाख माइनस 28,80,000। अच्छा, इसको कन्वर्ट कैसे किया जा रहा है, तो हमारे क्वेश्चन में दिखाया गया था कि आपका जो डिबेंचर है वो आपका होता है इंटू 4 इक्विटी शेयर। 4 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है एक डिबेंचर को। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर देखो टोटल 8 करोड़ रुपए के थे, उसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 8 लाख डिबेंचर। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी 8 लाख डिबेंचर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, भी एक डिबेंचर के ऊपर 4 शेयर मिलेंगे, तो 8 लाख डिबेंचर के ऊपर कितने शेयर मिलेंगे, तो हमारे हो जाएंगे 32 लाख। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल फाइंड करेंगे, तो 67,20,000 डिवाइडेड बाय 32 लाख, तो 2.1 है। अच्छा, ये दो कैलकुलेशन होने जाने के बाद हमें कंपैरिजन करनी होती है इंक्रीमेंटल ईपीएस। ये 4.65 है और ये 2.1 है। जो कम होगा इंक्रीमेंटल वो आपका डायल्यूटिव होगा, और जो ज्यादा होगा वो एंटी डायल्यूटिव होगा। तो प्रेफरेंस शेयर आपके एंटी डायल्यूटिव होंगे और डिबेंचर 2.1 कम आ रहा है तो वो डायल्यूटिव आएंगे। तो हमें पूरा क्वेश्चन कैसे लिखना है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी थी क्वेश्चन में वो तो हमने एज इट इज लिख लिया कि 1,20,00,000 का प्रॉफिट दे रखा था, 16 लाख के आपके शेयर्स दे रखे थे, तो आपका ईपीएस बन जाता है 7.5, जो कितनी भी इजी ईपीएस का है। उसके अंदर अंदर कन्वर्टेबल डिबेंचर का ये प्रॉफिट ऐड कर दिया 67,20,000, और शेयर के अंदर नंबर ऑफ शेयर ऐड कर दिए 32 लाख। तो 1,20,00,000 के अंदर 67.20 ऐड कर दिया तो 1,87,20,000 हो जाता है। और नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 16 + 32 यानी 40 है। अब हम क्या करेंगे, 1,87,20,000 डिवाइडेड बाय 48 लैक्स करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.9, विच कॉल्ड डायल्यूटिव एटीएस। अच्छा, एंटी डायल्यूटिव भी काउंट करना है, इसके नीचे हम प्रेफरेंस शेयर का ऐड कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर का जो प्रॉफिट आता है आपके पास, वो प्रॉफिट आपको लिखा है यहाँ पे, वो लिख ऐड कर देना है। और जो उसके साथ आपके नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो वो ऐड कर देना है। तो 1,87,20,000 के अंदर 55,57,87,560 ऐड कर देंगे, 78,000 सॉरी। और तो हो जाएगा 2,82,98,560, दैट इज 2,42,98,560। और आपके पास 48 लाख शेयर्स के अंदर 12 लाख ऐड कर देंगे तो 60 लाख शेयर हो जाएंगे। अब हम करेंगे 2,42,98,560 डिवाइडेड बाई 60 लाख, तो हमें आंसर मिलेगा 4.05 एंटी डायल्यूटिव। भले ही आपको क्वेश्चन में सिर्फ डायल्यूटिव पूछा है, आपको डायल्यूटिव और एंटी डायल्यूटिव दोनों कैलकुलेशन करके देना है। तो ये हो गया आपका डायल्यूटिव और एंटी डायल्यूटिव का क्वेश्चन। अच्छा, इसी के हिसाब से हमें क्या करना होता है, एक और क्वेश्चन है उसके साथ बी क्वेश्चन के अंदर, कि आपको अलग अलग नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग दे रहा है, आपको WANES फाइंड करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि 1 अप्रैल का आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 4.5 लाख, कोई इश्यू बायबैक के अंदर आपको डैश उसके अंदर कुछ नहीं थी, ओपनिंग बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस में चला जाएगा। फिर 31/8 को और हमने शेयर इश्यू किए, इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ फॉर कैश 4.5 लाख का। ये ऊपर का जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे ओपनिंग में लिखेंगे, हमने प्लस यहाँ पे 1.5 लाख के इश्यू किए हुए हैं, तो कुल मिला के 450 + 150 यानी 6 लाख रुपये। अच्छा, 1 फरवरी को बायबैक किया हुआ है, तो बायबैक 75,000 रुपए के है, तो ये सेकंड का जो क्लोजिंग है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, थर्ड में ओपनिंग में लिख देंगे, उसमें से 75,000 माइनस करेंगे तो 520 था, और उसके बाद ईयर एंड हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ डेट काउंट करनी है, 1 अप्रैल से लेके 31/8
ये जो डेट बनती है वो होते हैं 5 मंथ्स। तो हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे 5 मंथ्स, इट इज 5/12। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 4,50,000 को 5/12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका वैनिश हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, 31st एज से 1 फरवरी का टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा, वो भी 5 मंथ्स हो रहा है। तो हम सेकेंड लाइन में लिख देंगे 5/12 और इसको 6 लाख से मल्टीप्लाई करके वैनिश लिख देंगे। और फिर 1 फरवरी से 31 मार्च 2 महीने होगा, तो वो 2 महीने यहाँ पे आपको लिख दें। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आपका टोटल 12/12 आपका हो जाना चाहिए, 12 महीने के 12 महीने पूरे हो जाने चाहिए। और जो आपका आंसर आएगा, बाय मिस्टेक मेरा यहाँ पे लिखना रह गया है, तो आप जरा काउंट कर लेना। और जो टोटल आपके पास आएगा वो टोटल तीनों वैनिश का टोटल आपके लिए टैक्सेबल इनकम होगा, तो वो इसके अंदर लिखा जाएगा। तो ये आपका एक होता है सेक्शन 4B का क्वेश्चन, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। के बाद हम और एक क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास, क्वेश्चन 4A 4B के बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास बनता है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए के अंदर आपको जनरल एंट्रीज लिखनी है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स का ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ डीपीएस म्यूचुअल फंड्स 20,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, यानी कि हमने 20,000 शेयर ले रखी है ए लिमिटेड का, ओके। और 16,000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, और 16,000 शेयर हमने बी लिमिटेड के लिए रखे हैं। अच्छा, प्राइस क्या दे रखा है, जब मार्केट में सबने उसको परचेज किया तो कॉस्ट ऑफ शेयर ए वॉज 20 एंड बी वॉज 30 रुपए। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट हमने जो इन्वेस्टमेंट किया, तो पैसा हमारा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। फर्स्ट एंट्री आप 31st 10 को ये दे दोगे कि आपका इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर at the rate of 20, यानी 4 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 16,000 इंटू 30, तो 4,80,000 रुपए टू बैंक अकाउंट। तो कुल मिला के आपका 8,80,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब बोला गया है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स ऑन 2017-18, यानी साल खत्म होते होते इसकी मार्केट वैल्यू पे चेंजेस आ गए। क्या चेंजेस आ गए, तो देख सकते हो कि एक की कीमत बढ़ गई, एक की कम हो गई। 20 रुपए वाला जो शेयर था उसकी कीमत कम होकर 19 रुपीज हो गई, सो 1 रुपए का लॉस हो गया, है ना, ए लिमिटेड की कंपनी में। तो हम वो उसकी लॉस की एंट्री दे देंगे ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 को। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए। 20,000 रुपए कैसे आए बच्चों, कि 20 रुपए का शेयर था, 19 रुपए हो गया, 1 रुपया कम हो गया, तो 20,000 हमारे पास शेयर है। तो यहाँ पे देखो आप कि 1 रुपया कम हो गया 20,000 शेयर के ऊपर, तो टोटल 20,000 रुपए का लॉस हमारे पास हो गया। तो ये हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, दूसरा शेयर जो था बी लिमिटेड का, वो हमने जो खरीदा था उसकी प्राइस थी 30 रुपीज, हमने 30 रुपए में खरीदा था। अब जाके उसकी कीमत हो गई 32 रुपए, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो वो 16,000 शेयर के ऊपर हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके लिए हम एंट्री लिखेंगे 31 मार्च 2018 को, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट 32,000 रुपये। लॉस के लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट के लिए प्रोविजन कभी क्रिएट नहीं होता है, तो वो पूरा प्रॉफिट प्रॉफिट में ही दिखाना पड़ेगा। सो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर अनरियलाइज। अनरियलाइज प्रॉफिट क्यों, कि 31 दिसंबर को, सॉरी 31 मार्च को आपने वो इन्वेस्टमेंट बेचे नहीं, उसकी सिर्फ मार्केट वैल्यू बढ़ी है, आपने वो बेचे नहीं है, तो प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ है, सो इट्स अनरियलाइज प्रॉफिट को माना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि भी ईयर खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर के अंदर आपने क्या किया, उसको बेच दिया 31/5 को। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने वापस एंट्रीज बनाई है। तो करंट ईयर जो क्लोजिंग एंट्री थी, जो आपका रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, अनरियलाइज प्रॉफिट था, वो पूरी एंट्री आपको ओपनिंग में रिवर्स कर देनी है, दैट इज रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट टू बी लिमिटेड, क्योंकि वो प्रॉफिट आपको रियलाइज नहीं हुआ। सेम अमाउंट से आपको यहाँ पे लिख देंगे। अब जबकि बात कर रहे हैं कि आप उसको बेच रहे हो, तो फर्स्ट वाला शेयर आपको 18 रुपए 50 पैसे बेच रहे हो। यू इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए का शेयर था, उसकी प्राइस 19 हो गई, और जब बेच रहे हो तो 18.5 रुपए में आप उसको बेच रहे हो। कोई बात नहीं, जब बेच रहे हैं तो लॉस है, कोई बात नहीं। तो लॉस में क्या करेंगे, पैसा में मिलेगा कितना, 18.5 के हिसाब से 20,000 शेयर के ऊपर 3,70,000। अब इन्वेस्टमेंट ही आपका चला गया, तो उसका प्रोविजन रख के क्या करोगे। तो ये जो हमने यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट किया था बी लिमिटेड के शेयर्स के ऊपर, ए लिमिटेड के शेयर्स के ऊपर, सॉरी 20,000 रुपए, वो प्रोविजन क्लोज करके हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे, दैट इज प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंट वैल्यू फंड।
ओके। और जो रेवेन्यू अकाउंट आएगा वो 50 पैसे का डिफरेंस आया। 19 रुपए का शेयर पिछले साल साल के आखिर में था, उसकी वैल्यू 18.5 हो गई, यानी 50 पैसे और कम हो गए। तो 20,000 शेयर के ऊपर 50 पैसे के हिसाब से 10,000 रुपए का रेवेन्यू लॉस। और फर्स्ट लाइन के अंदर आपको जो 4 लाख के इन्वेस्टमेंट आपने डेबिट किया था, वो इन्वेस्टमेंट अब आप बेच रहे हो, तो वही अकाउंट क्लोज करके यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप उसको क्लोज करके क्रेडिट कर लो। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट बेच दिया, उसकी टोटल इफेक्ट होगी। अच्छा, दूसरी बात बताइए यहाँ पे कि जो बी लिमिटेड के शेयर थे वो 33.50 में आपने बेच दिए। तो पहले जब अब खरीदा था तो 30 रुपए का था, फिर 32 रुपए प्राइस हो गई, अब 33.50 तो प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर। तो उसकी एंट्री कैसे दोगे? तो यहाँ पे आप जिस प्राइस में बेच रहे हो उसको बैंक अकाउंट डेबिट कर लो। ओके। और तो हो जाएगा 5,36,000। अच्छा, प्राइस 32 रुपए से बढ़ के 33.5 रुपए हो गई, यानी आपका 1.5 रुपये और प्रॉफिट हो रहा है। तो 16,000 शेयर के ऊपर 1.5 रुपये के हिसाब से आपका रेवेन्यू अकाउंट जाएगा 56,000। प्रॉफिट हो रहा है तो रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और फर्स्ट एंट्री में हमने जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया था बी लिमिटेड का 4,80,000 से, वही अकाउंट यहाँ पे क्लोज करके टू इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड 4,80,000 से लिखेंगे। सो ये सिर्फ आपको ये 6 एंट्री आपको देनी है और इसके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सही से ऐसी एंट्रीज लिख देना तो आपको अच्छे से आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद और एक क्वेश्चन आता है आपका म्यूचुअल फंड के अंदर। तो म्यूचुअल फंड अकाउंट्स के अंदर हमारे पास जो और क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है हमारे पास ये कि हमें क्या करना पड़ता है म्यूचुअल फंड, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तो बात करें तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस आप हमने किया, वो क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन 5A, है ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ बीपीएस। उसके और में आपको इस तरह से आपको सारी एक पूरा क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट्स भी दे रखी है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये सारे इनकम और एक्सपेंडिचर सब दे रखा है, आपको इसको सिर्फ बाइफरकेट करना है, इनकम अलग कर देनी है, एक्सपेंसेस अलग कर देनी है। तो हमने इसमें से जो इनकम थी देख लेते, इनकम क्या थी, ये डिविडेंड इनकम थी, इंटरेस्ट इनकम आपका इनकम कहलाता है, तो वो इनकम डाल दी आपने। फिर गेन फ्रॉम द डेरिवेटिव डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन में से आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये आपकी इनकम है। इसके सिवा बाकी सारे खर्चे तो किस तरह से मेजर करेंगे इसको, तो देख लो यहाँ पे आपने पहले डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और गेन फ्रॉम डेरिवेटिव डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन से आपको तीनों इनकम हुई, इसका हमने टोटल कर लिया तो हमारी टोटल इनकम हो रही है 4,4949.1 लैक्स। ये सारी इनकम्स आपको इन लैक्स में दे रखी है, तो ये चीज का ध्यान रखिए। अच्छा, अब बाकी जो बचे वो सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस, तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सर्विस टैक्स ऑन मैनेजमेंट, ओके, फिर ट्रांसफर एजेंट फीस, कस्टोडियन फीस, एक्चुअल लॉस, ट्रस्टीशिप डीड्स, है ना, तो ये सारे आपका हो गया, लॉस ऑफ एक्सटर्नल सेल्स हो रहा है। तो उसके बाद आपके कमीशन, मार्केटिंग, ऑडिट, ऑपरेटिंग, डेफर्ड रेवेन्यू, लीगल टाइटल, इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी एंड सैलरी इन एडवांसेस, ये सारे के सारे खर्चे आपको क्या करना है, ये क्या सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे लिखने हैं। मैनेजमेंट से लेके सारे के सारे एक्सपेंस हमने यहाँ पे लिखे हुए। इसके सिवा ये बाकी सारे एक्सपेंसेस भी हमने मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑडिट सब लिखे। सो ये सारे एक्सपेंस करने टोटल किया तो 2,819.27 लैक्स का हो रहा है। अच्छा, टोटल इनकम में से आपके टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपका नेट रियलाइज गेन हो जाएगा, जो कि हमें मिल रहा है 2,129.8, है ना। अब जाके इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है नीचे, अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है। इसमें फर्स्ट देखा जाएगा कि वी चेंज इन अनरियलाइज डेप्रिशिएशन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी कम हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है वो भी माइनस में दे रहा है, इसका मतलब एक्चुअली वो बढ़ रहा है। ओके, तो ये हम उसको ऐड कर देंगे, हम चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएशन है। सो देखो, चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएशन हम किस तरह से मेजर करते हैं यहाँ पे, दैट इज अनरियलाइज डेप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी माइनस में दे रखा था ब्रैकेट में और हमने ऊपर से माइनस किया तो ये हो जाएगा प्लस, दैट इज 2,687.21, जो नेट रियलाइजेशन गेन के अंदर ऐड हो जाएगा। अच्छा, फिर अनरियलाइज एप्रिसिएशन भी दे रखा है, लेकिन अनरियलाइज एप्रिसिएशन आपको माइनस में दे रखा है, तो हम उसको माइनस करेंगे क्योंकि ऐड कर रहे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस किया तो अल्टीमेटली हमारे पास जो
नेट रियलाइजेशन गेन था 2129.83, उसमें ये हमने ऐड कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो अल्टीमेट आपका नेट डेफिसिट बन गया 6761.48 लाख। ये आपका हो गया नेट डेफिसिट। अच्छा, नेट डेफिसिट के अंदर हम क्या करते हैं? तो अमाउंट अगर डेफिसिट होगा तो आप कंपनी लॉस थोड़ी दिखाएगी। वो क्या करेंगे, अपने पिछले सालों का जो रिजर्व रखा हुआ है वो रिजर्व में से थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे डाल देंगे। इसे कहते हैं अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम अनरियलाइज एप्रिसिएशन रिजर्व। तो अनरियलाइज जो एप्रिसिएशन रिजर्व था उसमें से यहाँ पैसा डाला है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। इससे उल्टा भी हो सकता है, अमाउंट ट्रांसफर टू अनरियलाइज एप्रिसिएशन रिजर्व, यहाँ पे फ्रॉम की जगह अगर टू लिखा होगा तो हम उसको माइनस कर लेंगे। अगर फ्रॉम लिखा है नहीं, वो रिजर्व में से यहाँ पैसा लाया, तो उसको हम प्लस कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है। देयर इज चेंज इन द अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व 58,501.76। तो ये अमाउंट हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये ऐड करने के बाद आपका टोटल अमाउंट बन रहा है, टोटल प्रॉफिट आपका बन रहा है, नेट सरप्लस जो इसे कहते हैं, वो 51,740.28। ये माइनस में था हमारे पास, उसमें हमने 58,000 प्लस किया तो 51,740 प्लस आ गया। ये होने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, कि जो भी आपकी इनकम्स है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी अप्रोप्रिएशन के आइटम्स, तीनों की तीनों अप्रोप्रिएशन के आइटम है। उसके लिए आपको मेंशन किया गया है कि आपको क्या करना है, ड्यूरिंग द ईयर द यूनिट होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट देयर इनकम। इनकम उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर ली है 563.84, वो हम दिखाएंगे। वो उसके ऊपर आपको टैक्स भी पे किया है, तो वो भी आपका एक खर्चा हो जाएगा। तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पे लिख लेनी है। दैट इज टैक्स ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके पास जो नेट टोटल था उसमें से हम ये दोनों अगर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेगा 51,088.48 लैक्स। तो ये आपका अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो। तो जिस तरह से सारे इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल किया था, इसका हमने भी टोटल करके सेम अमाउंट नीचे यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस तरह से छोटा सा एग्जाम्पल, नहीं तो कह छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा खासा एक एग्जाम्पल है। जो एग्जाम्पल आप कर लोगे तो अच्छे मार्क्स रिकवर हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ गुड डे।